ऐ मेरे सफर चैन रे मेरे दिल को लो कीजिए। हेलो डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। ठंड अत्यधिक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का क्लास सुपर डुपर से भी ऊपर होगा। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से एलिमेंट के बारे में समझेंगे। कौन सा एलिमेंट का क्या काम है उसके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे। तो अगर आपको अत्यधिक ठंड लग रहा हो तो बेड के ऊपर बैठ जाइए और कंबल अवश्य ही ले ले और साथ ही साथ चाय पानी का व्यवस्था कर ले, ताकि आज का क्लास का इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट होने वाला है और इस इंटरटेनमेंट के कारण आपको बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। जिस तरह से आज हम गाना गुनगुनाते हुए आए हैं, मुझे मज़ा आ गया। ऐ मेरे दिल की चैन, चैन रे मेरे दिल को दुआ कीजिए। मेरे लिए सब कुछ यही है मेरे प्यारे दोस्त। आपके लिए क्या है? आपके लिए भी यही होना चाहिए। जो मेरा पसंद वो आपका पसंद, जो आपका पसंद वो मेरा पसंद हो सकता है, परंतु मेरे अनुकूल होगा तो। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए, कहीं जाना नहीं है। और धातु व धातु उपधातु सबको आज क्लियर कर देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बातें ज्यादा हो रही है, लेकिन बातों के साथ साथ बात भी बन रही है। उस बात को बनने हैं तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आज का क्लास वो भी मजा ले सके। और गाना कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मुझे गाना गाना आता ही नहीं है। आज प्रैक्टिस किए तो गाना गाए, लेकिन मुझे खुद ही पता है कि हम बेसुरा गाना गाए हैं। अगर इसी तरह आपका बेसुरा गाना का तैयारी रहेगा तो गाना का सुर अच्छा नहीं निकलेगा। जस्ट उसी प्रकार से अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस बिल्कुल गड़बड़ रहेगा। तो गड़बड़ को ठीक करने हेतु आपको मेहनत करना होगा। जिस तरह से आज हम मेहनत करके नहीं आए और हम बेसुरा गाना गा करके आपको डीमोटिवेट कर दिए, उसी तरह से आपको मोटिवेट करने हेतु आप कड़ी से कड़ी मेहनत करें, ताकि वो मेहनत का परिणाम तब दिखे जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे जैसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस का आए और गाना गा दिए स्टार बनने का बस चक्कर में। तो ऐसा नहीं है। मेहनत करना है तब स्टार बनना है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं। तो मेहनत कीजिए, अगली बार हम मेहनत करके आएंगे तो आपको बेहतर से बेहतर गाना भी सुनाएंगे। इस बार चलिए जैसे भी है। सबसे पहला नंबर हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग पिछली कक्षा में बातें किए और कुछ इम्पोर्टेंट टाइम बात को भी हम समझाए, तो वो बात आप समझ गए होंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इत्यादि के बारे में। उसका न्यूनतम संख्या कितना, अधिकतम संख्या कितना है, ये सब हम लोग क्लियर कर चुके थे। एस ब्लॉक में कितना कैटेगरी है, डी ब्लॉक में कितना है, एफ ब्लॉक में कितना है, ये सारा का सारा हम क्लियर कर चुके थे। वर्ग की संख्या भी क्लियर कर लिए थे, कतार की संख्या भी क्लियर कर लिए थे। आपके लिए प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिएगा तो प्रत्येक क्लास का वीडियो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो वहाँ से आप प्रतिदिन का क्लास आप देख सकते हैं। चलिए अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल को बनाने में बताए हुए थे 4 व्यक्ति का योगदान रहा। तो पहला आपका था डोबेराइनर। पहला आपका कौन था? डोबेराइनर। लिखते चलेंगे, बातें भी करते चलेंगे। आज का क्लास मनोरंजन क्लास, आज का क्लास मनोरंजन क्लास हम लिख देते हैं यहाँ पे, मनोरंजन क्लास।
आज हंस के पढ़ेंगे, मजाक करके पढ़ेंगे, लेकिन शानदार पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। जब चेहरे पे मुस्कान आती है, जब चेहरे पे मुस्कान आती है तो कुछ ना कुछ बात होती है। वो क्या बात है, जरा जाने तो सही। तो चलिए, डोबेराइनर, डोबेराइनर, डोबेराइनर के द्वारा पहले पीरियोडिक टेबल बनाया गया, कहानी भी बनाएंगे इसका। न्यूलैंड उसके बाद आया, न्यूलैंड आया, उसके बाद आया आपका मेंडलीव आया, उसके बाद आया आपका मोसले आया। ये चार व्यक्ति आया, पहले डोबेराइनर, उसके बाद न्यूलैंड, उसके बाद मेंडलीव, उसके बाद मोसली। चार व्यक्ति के द्वारा पीरियोडिक टेबल को तैयार किया गया, जिसमें कि डोबेराइनर वो सफल रहे, लेकिन ये नियम दिए थे त्रिक। त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, डोबेराइनर के द्वारा त्रिक नियम दिया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, न्यूलैंड के द्वारा जो है कि अष्टक नियम दिया गया था। और मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी तैयार किया गया था, आवर्त सारणी तैयार किया गया था। और मोसले के द्वारा आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी तैयार कर सफल बनाया, सफल बनाया। तो कुल मिलाकर के जान गए, चार व्यक्ति थे जो पीरियोडिक टेबल को बनाने में पूरा जी जान लगा दिए। उसी तरह से पूरा जीवन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लाइफ के 3 से 4 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो उसके बाद जीवन आपका मस्त हो जाएगा। अगर आपका एज अभी 21 वर्ष हो रहा है, 21 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक पूरा मेहनत कर लीजिए, आपको सफलता ही सफलता मिलेगा। उसके बाद जो चाहिएगा वो मिलेगा आपको। लेकिन अगर इस एज में अगर आप थोड़ा सा भी बेईमानी कर लेते हैं पढ़ाई में, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा वो ईश्वर जानते हैं, तो उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है हमारा कि पीरियोडिक टेबल को तो चार व्यक्ति मिलकर के बनाया, चार व्यक्ति में से हम लोग जान गए कि कौन कौन सा व्यक्ति है। अब इससे आगे हम लोग को चलना है थोड़ा सा। पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व की संख्या, आपको बता दें कि पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व की संख्या कितना होता है? तो 118। पीरियोडिक टेबल में कुल तत्व कितना है? तत्व कितना है? 118 तत्व है। ये बात आपको याद रखना है। मान्य, मान्यता, मान्यता मिला हुआ है कितना तत्व का? 103 तत्व को मान्य मिला है। 103 तत्व को कितना, 103 तत्व को मान्य मिला कितना में से? तो 118 तत्व में से। तो ये याद रखिएगा, टोटल तत्व की संख्या कितना है? तो 118 है, जिसमें मान्य मिला कितना? 103 तत्व का। आगे देखिएगा, कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व अगर पूछा जाएगा तो ये भी आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कृत्रिम तत्व अगर पूछा जाएगा तो कृत्रिम तत्व की संख्या कितनी होती है? तो कृत्रिम तत्व की संख्या याद रखिएगा 20 होता है। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना होता है? 20 होता है। बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है धातु, धातु तत्व में बहुत कंफ्यूज करता है। तो धातु तत्व याद रखिएगा आपका होता है 90। धातु तत्व कितना होता है आपका? 90 होता है। ये सब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। अगर यहाँ बोल दिया ओ धातु, ओ धातु,
वो धातु अगर बोल देगा तो याद रखिएगा 21। और धातु तत्व की संख्या कितना होता है? 21 होता है। और धातु तत्व की संख्या कितना होता है? 21 होता है। ये आप याद रखिएगा। अब बच गया क्या? उपधातु। क्या बच गया? उपधातु। उपधातु। उपधातु अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 7। उपधातु तत्व की संख्या कितना हो गया? तो 7 हो गया। कितना तत्व हो गया? 7 हो गया। ये सब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो समझने में। और यहाँ पे कभी कभी ये भी आपको देखने को मिलेगा कि प्राकृतिक तत्व की संख्या, प्राकृतिक तत्व की संख्या, प्राकृतिक तत्व अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा आप लोग 98। प्राकृतिक तत्व कितना याद रखिएगा? 98। ये सब क्वेश्चन आप लोग को याद रखना। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना हो गया? 98 हो गया। ये सब आप लोग समझ गए। आज हम लोग यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। अभी तो ये आपका डेमो है। ये क्या आपका डेमो है? डेमो को देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा आपका फिल्म। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा आपका? फिल्म। ये सब आपका क्या है? डेमो है। ये सब क्या है? डेमो है। तो याद रखिएगा कुल तत्व की संख्या कितना है? 118। कुल तत्व की संख्या कितना है? 118। मान्यता कितना तत्व को मिला है? 103 तत्व को मिला है। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? तो 20 है। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? 20 है। धातु तत्व कितना है? तो 90 है। धातु तत्व कितना है? 90 है। और धातु तत्व की संख्या कितना है? तो 21 है। और धातु तत्व की संख्या कितना है? 21 है। उपधातु तत्व की संख्या कितना है? तो 7 है। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना है? 98 है। कितना है? 98। तो तत्व की संख्या 118। तत्व की संख्या 118। मान्यता मिला 103 का। कृत्रिम तत्व हो गया 20। धातु तत्व हो गया 90। और धातु हो गया 21। उपधातु हो गया 7। अब प्राकृतिक तत्व कितना हो गया? 98। ये सबको प्यारे बच्चों याद रखिएगा। कंफ्यूजन अब आपका दूर हो गया। एक बार मेरे साथ बोलिए, तत्व की संख्या 118, मान्यता मिला 103 का, कृत्रिम तत्व है हमारा 20, धातु तत्व है हमारा 90, और धातु तत्व है हमारा 21, उपधातु तत्व है हमारा 7, अब प्राकृतिक तत्व है हमारा 98। क्लियर? यस क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हमको समझना ये है कि ब्लॉक जो हम बताए हुए थे उस ब्लॉक को देखेंगे और साथ ही साथ आज वैसे एलिमेंट को हम टिकअप करेंगे जो एलिमेंट आपके लिए बहुत ही खास होता है। क्या होता है? खास होता है। तो चलिए आपको बताए हुए थे कि वर्ग एक का ए और दो का ए ये कहलाता है एस ब्लॉक। ये कहलाता है आपका एस ब्लॉक। याद रखना है, इस पे हम बातें करेंगे। और 3 से लेकर के बताए थे आपको 12 तक ये कहलाएगा डी ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा आपका? डी ब्लॉक। ये कहलाएगा आपका क्या? डी ब्लॉक। और बताए थे कि 13 से लेकर के 18 तक ये कहलाएगा पी ब्लॉक। ये क्या कहलाएगा? पी ब्लॉक। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है कि इंपॉर्टेंट क्या है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भाई? तो नोबेल गैस के लिए से। ये आपका 6 का 6 क्या है?
नोबेल गैस है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये आपका नोबेल गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपका नोबेल गैस है। नोबेल गैस के साथ साथ इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं, और उत्कृष्ट गैस को ही बोलते हैं शून्य वर्ग का तत्व। शून्य वर्ग का तत्व कौन होगी आपका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये याद रखिएगा एटॉमिक नंबर। अगर ये याद रखते हैं आप, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में कतई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर बढ़िया से आपको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको याद रखना है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। साथ ही साथ 2, 10, 18, 36, 54 और 86 उसका एटॉमिक नंबर। ये सब बातें याद रखिएगा आप लोग। आप लोग तो ठंड में पानी पीते होंगे कम मात्रा में। ठंड में कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए, सेहत के लिए फायदा होगा। अब यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो तत्व जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन कौन? रेडॉन। रेडॉन जो है कि सबसे भारी गैस है। रेडॉन क्या है? सबसे भारी गैस है। ये आपका भारी गैस है। रेडॉन जो है कि सबसे भारी गैस है। और हीलियम, हीलियम सबसे हल्का जगह है ना। हीलियम जो कि सबसे हल्का गैस है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हल्का गैस। रेडॉन सबसे भारी गैस है और हीलियम सबसे हल्का गैस है। ये दोनों याद रखिएगा। हीलियम सबसे हल्का गैस, हीलियम सबसे हल्का गैस, हीलियम सबसे हल्का गैस, हीलियम सबसे हल्का गैस। रेडॉन सबसे भारी गैस, रेडॉन सबसे भारी गैस, रेडॉन सबसे भारी गैस, रेडॉन सबसे भारी गैस। अगर आप बचपन में विपरीतार्थक शब्द पढ़े होंगे, अपोजिट याद रखते होंगे, गरीब का अमीर, अमीर का गरीब, उसी तरह से भारी हल्का, हल्का भारी। तो रेडॉन सबसे भारी गैस है और सबसे हल्का गैस कौन सा आपका? हीलियम है। कौन सा गैस है? हीलियम। आर्गन, आर्गन का प्रयोग किया जाता है बिजली का बल्ब में। बिजली का बल्ब के अंदर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आर्गन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है दांतों का सड़न में, मतलब कि सड़ने उड़ने में प्रयोग होता है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का प्रयोग ज्यादा होने के कारण से दांत में सड़न होता है, दांत में सड़न होता है। क्लोरीन, क्लोरीन के क्लोरीन क्या होता है? पानी को साफ करता है। क्लोरीन क्या करता है? पानी को साफ करता है। आप देखते होंगे स्विमिंग पूल में पानी पूरा एकदम चकाचक देखने को मिलता है, मतलब कि पारदर्शी, इस पार से उस पार तक आप देख सकते हैं। तो उसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो पानी को साफ करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सरण में फ्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन। तो ये बात याद रखिएगा। जो जो गोला करेंगे ये एग्जाम में आने वाला रहता है, इसलिए हम उसमें गोला हम करते चलेंगे, साथ ही साथ समझाते चलेंगे। आयोडीन, आयोडीन के कारण से घेंगा रोग होता है। आयोडीन के कारण से क्या होता है? घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग किसके कारण से होता है? तो आयोडीन के कारण से होता है। आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा घेंगा रोग। घेंगा रोग जब हो जाएगा तो वही उसी को हम लोग कहते हैं ग्वाइटर रोग। घेंगा रोग को ही बोलते हैं ग्वाइटर रोग। उसके कारण से क्या होता है? गला में सूजन टाइप का फूल जाएगा, तो वो कहलाता है घेंगा रोग। तो पहले उसका इलाज नहीं हुआ करता था, अब इलाज होता है।
तकनीकी बहुत सारा आ गया है, उस तकनीकी के माध्यम से जो कि यहाँ पे फिट करता है और यहाँ से लेकर के एकदम पतला जो है कि तार जैसा रहता है और वो यहाँ पे आकर के फिट करता है। वो धीरे 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 अंदर 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 क्या करता है, जला देता है, जिसके कारण से वो ठीक हो जाता है। फिलहाल वो मशीन अभी जो है कि शायद भारत देश में होगा, अगर होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो अलग देश में है। लेकिन ग्वाइटर रोग का इलाज अब होता है, पहले नहीं हुआ करता था, अब होता है। तो ये आप लोग जान गए। आयोडीन के कारण से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग संबंधित है किससे, तो ग्वाइटर से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो है कि आग लगता है। ऑक्सीजन से क्या होता है, आग लगता है। अगर हम मान लीजिए कहीं पे माचिस का तिल्ली से कोई भी चीज को जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक वो जलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल अगर घर में करना है तो कीजिएगा, एक कांच का बोतल ले लीजिएगा, उस बोतल में क्या कीजिएगा, छोटा सा कागज का टुकड़ा दे दीजिएगा और ढक्कन से ढक दीजिएगा, ढक्कन से ढक दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद उसको खोलिएगा, माचिस का तिल्ली जलाइएगा, उसके बाद उसके अंदर डाल करके फिर कैप लगा दीजिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण से आग पेपर में नहीं पकड़ा। तो कुल मिलाकर के ये आपको जानना है कि ऑक्सीजन के कारण से ही आग लगता है। आग जलने में सहयोग होता है कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन तत्व होता है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। और साथ ही साथ ऑक्सीजन चढ़ाने में भी प्रयोग होता है मरीजों के लिए से। अगर किसी को ऑक्सीजन का कमी होता है तो वहां पे मरीज क्या करता है, ऑक्सीजन चढ़ाता भी है। तो ये सब बात भी आप लोग याद रखिएगा। सल्फर, ये सल्फर का प्रयोग जो होता है, सल्फर आप देखते होंगे कि लहसुन में जो गंध आता है, प्याज में जो गंध आता है, किसके कारण से आता है, तो सल्फर के कारण से आता है। तो याद रखिएगा, लहसुन और प्याज में सल्फर के कारण से गंध आता है। जो गोला है वो स्टार एच वीवीआई है, जो गोला है वो स्टार एच वीवीआई है। उसका आपका तत्व का नाम भी याद रखना है, एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, दोनों याद रखिएगा, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए सिखाएंगे। इसके बाद आप याद रखिएगा पोलोनियम। क्या याद रखिएगा, पोलोनियम पहला कृत्रिम तत्व है, पहला कृत्रिम तत्व है जो कि संबंधित है पोलोनियम। पहला कृत्रिम तत्व जो संबंधित है क्या, पोलोनियम। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ में, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थ में। आप देखते होंगे चिप्स या कुरकुरे या मूंग दाल का पैकेट, ये सब के अंदर जो गैस होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिसके कारण से वो खराब नहीं होता है। तो याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए से पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा तो वो खाद्य पदार्थ हो जाएगा खराब। इसलिए नाइट्रोजन जब भरा जाता है तो उससे सारा गैस को निकाल करके और प्रेशर से नाइट्रोजन को पैकेट में भरा जाता है, उसके बाद बंद किया जाता है, तब जाकर के वह सुरक्षित रहता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। फास्फोरस, फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है, तो फास्फोरस का प्रयोग होता है आपका माचिस के तिल्लियों में। माचिस का जो आगे का जो हिस्सा रहता है उसमें फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, जो संबंधित रहता है लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है किसमें, माचिस का तिल्ली में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है, आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत ही खतरनाक तत्व है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक हो जाता है
तब उसे कैंसर बीमारी होने की संभावना होता है। तो कैंसर बीमारी जो होता है किसके कारण से? आर्सेनिक के कारण से। आर्सेनिक सबसे ज्यादा शरीर में तब होता है जब आप किसी गंगा के क्षेत्र में हैं, लेकिन गंगा का क्षेत्र में है 30 किलोमीटर का रेंज में और वह पानी स्लोली स्लोली बह रहा है, स्लोली स्लोली बह रहा है। तब उस स्थिति में आपके अंदर आर्सेनिक बीमारी, आर्सेनिक का ज्यादा स्राव हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब बड़े बड़े फैक्ट्री में उद्योग के द्वारा विभिन्न प्रकार का सामग्री को तैयार किया जाता है और तैयार करने हेतु उससे जो मल निकलता है वो मल गंगा में स्राव करके बहाया जाता है। वह बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते रहता है, लेकिन कहीं पानी धीरे धीरे चल रहा है तो उसके इर्द गिर्द 30 किलोमीटर के रेंज में आर्सेनिक का फैलाव ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से कैंसर बीमारी होने की संभावना होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कैंसर बीमारी आर्सेनिक के कारण से होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कार्बन, कार्बन जो है कि केमिस्ट्री का जड़ है। केमिस्ट्री का जड़ कौन है? कार्बन है। कार्बन में कुल बॉन्ड की संख्या कितना होता है? तो 4 बॉन्ड होता है। कार्बन में बॉन्ड की संख्या कितना होता है? 4 होता है। अगर कार्बन नहीं होता तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह जो कंपाउंड सब बनता है वो देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से केमिस्ट्री का पितामह आपका लेवोजियर या लेवासिए बोलते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका कार्बन है संरचना सूत्र बनाने हेतु। अब आगे आ जाइएगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में जो है कि करंट प्रभावित होता है, ये सबको पता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी है। उसके बाद जो है कि चांदी में करंट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। चांदी कहीं पे अगर है तो उसको हम गोला कर ही देते हैं। चांदी और कॉपर और एल्युमिनियम एवं आयरन, ये तीनों चारों को हम ले रहे हैं एक बार। अब देखिए, चांदी हो गया Ag, उसके बाद आ गया आपका कॉपर, उसके बाद आ गया आपका एल्युमिनियम, उसके बाद आ गया आपका आयरन Fe। अब ये सबसे विद्युत का सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? आपका चांदी है। चांदी में सबसे ज्यादा करंट प्रभावित होता है, लेकिन घर में चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता है बिजली सप्लाई करने हेतु। बिजली सप्लाई करने हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। कॉपर मतलब होता है तांबा। कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा। तांबा का प्रयोग किया जाता है बिजली सप्लाई करने के लिए से। तो ये आपको पता चल गया। अगर तांबा नहीं रहता है, छोटा, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक और कम दूरी में लाइन सप्लाई करना है मान लीजिए, तो आप एल्युमिनियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अर्थिंग करंट में, अर्थिंग देने में आयरन का मतलब लोहा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चांदी में सबसे ज्यादा जो है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, और घरों में बिजली का सप्लाई करने के लिए से कॉपर का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम भी करंट प्रभावित होता है और आयरन में भी करंट प्रभावित होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया। क्लास अगर अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि वो भी क्लास का लाभ उठा सके। आज पता नहीं क्या हो गया, पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है। आप तो नहीं पी रहे होंगे क्योंकि आप शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं। बस एक ही कारण, आपसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिसके कारण से ऊर्जा अत्यधिक हमारे अंदर है। तो हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट भी लाते हैं और उस कंटेंट को आप तक पहुंचाते हैं। आपका भी काम है कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और
लाभ उठवाएं। चलिए आगे देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों उसको हम गोला करेंगे, बार बार समझा रहे हैं। जिंक, जिंक मतलब होता है जस्ता, जिंक मतलब होता है जस्ता। जस्ता का प्रयोग कहाँ होता है? जब देखते होंगे कि बड़े बड़े फैक्ट्री में लोहा का छड़ जब बनता है, वो छड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं और रखते हैं खुली अवस्था में, तब वहां पे ऑक्सीजन के कारण से या वायु या हवा के कारण से जंग लग जाता है। तो उस जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ता या जिंक का लेपन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं जस्तीकरण। जिसे हम क्या कहते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण को ही बोलते हैं हम यशदि लेपन, और यशदि लेपन को ही बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो ये सब बात को याद रखिएगा, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण एवं यशदि लेपन सब एक ही नाम है। तो कुल मिलाकर के ये याद रखिएगा कि लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए से उस पर लेपित किया जाता है जिंक या जस्ता, जो संबंधित है वह अभिक्रिया जस्तीकरण से या यशदि लेपन से या गैल्वेनीकरण से। चलिए उसके बाद आ जाइएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो ये द्रव अवस्था में वो धातु तत्व कहलाता है। बोलेगा वो धातु तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा द्रव अवस्था में ब्रोमीन। द्रव अवस्था में कौन हो जाएगा? ब्रोमीन। और धातु तत्व में बोलेगा द्रव अवस्था में, तो याद रखिएगा पारा। पारा माना मरकरी, मरकरी माना Hg, पारा। पारा माना मरकरी, मरकरी माना Hg। धातु ई होलो नुनु धातु, ई होलो नुनु ओ धातु, ई होलो ओ धातु, ई होलो ओ धातु, ई होलो ओ धातु, ई होलो धातु। बड़ी कंफ्यूजन रे भाई वाह। कंफ्यूजन का दूर करने के लिए से आपको धातु और धातु बढ़िया से समझना होगा। धातु और धातु बढ़िया से समझना होगा। तो आपको आज क्लियर भी कर देंगे कि धातु पहचानेंगे कैसे और धातु पहचानेंगे कैसे। कंफ्यूजन दूर करेंगे जस्ट कुछ समय बाद, बस वेट कीजिए। और आगे चलते हैं, आगे 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 क्या है? आगे क्या है? इतना हम लोग कर चुके हैं, अगर कुछ बच रहा है इंपॉर्टेंट तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ओ एस, ओ एस इंपॉर्टेंट है। ओ एस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नींद आ रहा है? रात्रि है क्या? सुबह है? सुबह में नींद सबको आता है। सुबह सुबह नींद तब आएगा जब आप रात में कम सोइएगा। जब कम सोइएगा तो सुबह नींद आएगा। तो चलिए ये जानिएगा कि ओस्मियम जो है कि सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु अगर पूछा जाएगा तो ओस्मियम धातु है। ओस्मियम धातु है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और आगे देख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको हम टिक अप आपको करवाएंगे, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उस पर भी बातें करेंगे। लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला रहेगा उसको हम गोला करेंगे और समझाएंगे। निकेल। निकेल क्या है कि निकेल कुछ देखिएगा, कुछ वैसा भी बच्चा रहेगा या आप भी या हम भी, जब चॉकलेट खाते हैं तो दांत कनकनाने लगता है। दांत क्या होता है? कनकनाने लगता है, इस तरह से करते हैं। तो उस स्थिति में ये हम लोग को पता चल जाता है कि चॉकलेट में निकेल की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण से दांत में कनकनाहट हो रही है। तब आप फिटकरी से कुल्ला कीजिए 1 या 2 दिन, तब आपका वो दांत भी
ठीक हो जाएगा, तब आप निकेल को बर्दाश्त भी कर सकते हैं। तो ये भी आप समझ गए, ये भी आप समझ गए। अब देखिए, प्लेटिनम सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व होता है आपका प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व क्या होता है आपका? प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व क्या होता है आपका? प्लेटिनम। ये भी याद रखिएगा, सबसे कठोर तत्व क्या हो गया आपका प्यारे बच्चों? प्लेटिनम हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहां तक में कुछ अगर छूटा है, हाँ, सोना। बाबू, मेरे बाबू सोना करने वाले, ध्यान से देखिए इस सोना को। ये वो सोना नहीं है जिस सोना के बारे में आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सोना बाबू ये नहीं है। ये सोना है औरत का ज्वेलर। औरत का, औरत या जेंट्स भी यूज करता है गला में। औरत, मूल रूप से औरत लिखेंगे, औरत का ज्वेलर। सोना 24 कैरेट का होता है। सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सोना 24 कैरेट का होता है। अगर आप 24 कैरेट सोना का कोई ज्वेलर बनाते हैं, तब आपका, अगर मान लीजिए कान का बाली बनाते हैं गोल, जब धूप में जाइएगा तो बन जाएगा अंडा। बन जाएगा क्या? अंडा। क्योंकि वो लचीला होता है, वो लचीला होता है। तो सबसे ज्यादा तन्य भी सोना ही है और लचीलापन भी सोना है। अगर पूछा जाएगा मुलायम धातु तत्व कौन सा है, मुलायम धातु तत्व कौन सा है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से, चाकू से काटने वाला धातु कौन है? तो सोडियम है। क्या है? सोडियम है। चाकू से काटता है किसको? सोडियम को काटता है। चाकू से किसको काटता है? सोडियम को काटता है। चाकू से किसको काटता है? सोडियम को काटता है। तो फिलहाल अभी हम लोग सोना के पास चलते हैं। 24 कैरेट का वो सोना होता है। आभूषण जब तैयार करता है तो सोनार के द्वारा चाहे तो 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट, ये दोनों में से यूज किया जाता है। निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर कि कितना वो अमाउंट लगाएगा, 22 कैरेट या 18 कैरेट। अब अगर 22 कैरेट यूज करता है तो उसमें मिलावट में प्रयोग करेगा तांबा, मतलब सोना का आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है तांबा। तांबा माना कॉपर, कॉपर का प्रयोग किया जाता है सोने का आभूषण बनाने में, मतलब कठोरता लाने के लिए उसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। चांदी में प्रयोग किया जाता है किसका बनाने में? अब सोना में तो हो गया कॉपर, और चांदी में, चांदी में बनाने के लिए से, चांदी का कोई भी ज्वेलर अगर बनाता है तो उसमें क्या चीज का प्रयोग करते हैं, कौन सा तत्व का? तो वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी तक मैं मात्र और मात्र एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए दिए हुए हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, वेट कर रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है आपका? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा आपका? हाइड्रोजन है। ये बात याद रखिएगा, सबसे हल्का तत्व कौन सा आपका? हाइड्रोजन है। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम बार बार बोल रहे हैं बच्चों, उसी को हम आपको बताएंगे ताकि कहीं दिक्कत ना हो। बोर हो गए हैं आप लोग ना? बोर नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों। तब तक बोरिंग फील नहीं करना है अपने आप में जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए से मेहनत करना होगा। मेहनत करने के लिए से रात का नींद उड़ाना होगा, दिन का चैन उड़ाना होगा। इधर उधर घूमने से अपने आप को रोकना होगा। ये सब चीज अगर आप रोक लेते हैं
तो कभी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में क्लास आ रहा होगा। क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, वीडियो को पुशअप कर दीजिए, जाइए घूमिए फिरिए, बातें कीजिए दोस्तों से, लेकिन पढ़ाई अवश्य ही कीजिए। और आपको एक सजेशन ये दे देते हैं, जीवन में अगर कुछ करना है या एग्जाम में भी क्वालिफाई करना है तो सभी से रिलेटेड सफलता को पाने के लिए से एक मूल मंत्र ये है आपका कि अपने पुराने या नए या सामाजिक या ग्रामीण या शहरी, कुल मिलाकर के ये समझिए कि प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा अपने मित्रों के साथ अवश्य ही समय व्यतीत कीजिए। इसलिए क्योंकि 10 मित्र रहेगा, 10 प्रकार का बातें करेगा, तो उसमें से जरूर है कि 5 प्रकार का बात वैसा निकलेगा जो मस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और शायद आप भी वहां तक वो बात को नहीं सोच पाते, तो वो चीज आपको अपने मित्र से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों से अवश्य ही मिला कीजिए, बातें क्या कीजिए, चाहे वो पढ़ाई का हो या फिल्म से संबंधित हो या न्यूज़पेपर से संबंधित हो या अन्य किसी भी प्रकार का बातें हो, लेकिन दोस्तों से मिलना ना भूले, उससे बहुत आपको फायदा होता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे हल्का धातु तत्व अगर पूछेगा तो याद रखिएगा लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा आपका है? लिथियम। गलती बोल दी, सबसे हल्का, हाँ ठीक है ठीक है, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा आपका? लिथियम है। ये धातु तत्व, धातु तत्व आपका कौन सा है? लिथियम है। अब आगे आ जाइए, पोटेशियम भी याद रखना है, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम भी याद रखिएगा, कैल्शियम भी आपका इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम जो है कि हड्डी में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? हड्डी में पाया जाता है। हड्डी को मजबूत करने के लिए से कैल्शियम का प्रयोग कीजिए। और इसके लिए भी एक और ट्रिक लेकर के आने वाले हैं, याद रखने के लिए से, कतार में, वर्ग में, एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, ये सारा का सारा ट्रिक लाने वाले हैं। आज ये क्लास द एंड होने वाला नहीं है, क्लास 2-3 जो है कि दिन और चलेगा, तो इंतजार करते रहना है प्रतिदिन। अभी एक क्लास आपको करा चुके हैं, तो वो आप देखिए, पीरियोडिक टेबल का टारगेट 1 क्लास पार्ट 1 जो है, और आज पीरियोडिक टेबल का टारगेट 2 मतलब पार्ट 2 क्लास ये चल रहा है। अभी 2-3 दिन और क्लास चलेगा ये पीरियोडिक टेबल का। इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीचे है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो घबराना नहीं है। आगे हम देख लेते हैं, आगे आपका रेडियम। रेडियम देखते होंगे कि सड़क पे जब चलते हैं तो रात्रि में आपको सड़क पे चमकता हुआ नजर आता होगा, हरा पीला उजला, जब उस पर वाहन का प्रकाश पड़ता है तब, तो उसमें पाया जाता है रेडियम, जिसके कारण से वो चमकता है, तो वो रेडियम लगा हुआ रहता है। प्रकाश जैसे ही पड़ेगा वो चमकेगा। आगे और देख लेते हैं, और कुछ छूट रहा है तो उसको आज क्लियर कर ही लेते हैं। थोड़ा बहुत जो छूटेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। टीन को भी याद रखिएगा आप लोग, टीन भी इम्पोर्टेंट है, टीन भी इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए से इम्पोर्टेंट जो रहेगा उसको आप पहले कर दे रहे हैं, उसके बाद जो बचेगा उसको भी हम लोग करेंगे। मुलायम धातु तो बता ही दिया आपको, सोडियम है जो चाकू से काटा जाता है। स्कैंडियम भी याद रखिएगा, वेनाडियम भी याद रखिएगा, टाइटेनियम भी याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। जो गोला कर रहे हैं प्यारे बच्चों वो सारा का सारा मस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब तो हमको लग रहा है कि कुछ नहीं छूट रहा है।
अब जो है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन भी याद रखिएगा, सिलिकॉन भी याद रखिएगा। चलिए अब नहीं है, ये सारा आपका इम्पोर्टेंट था, ये सारा आपका इम्पोर्टेंट है, जितना गोला किए हैं प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा आपका इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। और भी इससे बेहतर कंटेंट है आपका, जो पढ़ाना शेष रह गया है, वो क्लास का बस इंतजार करना है। देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तब जाकर के पीरियोडिक टेबल लेकर के आए हुए हैं। घबराना नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है, ये सब ट्रिक है, एक ट्रिक से सारा खत्म हो जाएगा आपका। तो ट्रिक को देखने के लिए से अगला क्लास का इंतजार करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ताकि वहां पे इस बार ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारा याद करवा दे, ब्लॉक वाइज भी याद करवा दे, साथ ही साथ कतार के बारे में भी याद करवा दे, और वर्ग के अनुकूल भी आपको याद करवा दे। सारा याद करवाने हेतु ट्रिक हम तैयार किए हुए हैं, और जाते जाते एक ट्रिक आपको देते जाते हैं, और बता भी दिए थे कि एक ट्रिक वैसा देंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर अगर कोई तत्व के अंत में अंत में अंत में अंत में यम अंत में यम लगा रहे, तब वह तत्व धातु कहलाएगा, धातु कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। और ये ट्रिक आपका जो है कि 95% 95% ट्रिक काम करेगा। नाइन्टी 95% ये ट्रिक काम करेगा। अपवाद में जो होगा उसको भी हम बताएंगे, बस इंतजार करना है। इंतजार का फल बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है, तो मीठापन लाने के लिए से इंतजार करना है। अगर कोई तत्व के अंतिम में क्या हो, यम यम लगा हुआ रहेगा, तो वह कहलाएगा आपका धातु। अब जैसे कि मान लेते हैं सोडियम, सोडियम सोडियम के अंतिम में क्या है, यम है, तो ये कहलाएगा आपका धातु। ये क्या कहलाएगा? धातु। अब मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम, यम का यम आ गया लास्ट में, तो पोटेशियम आपका क्या हो गया? धातु हो गया। ये क्या हो गया आपका? धातु हो गया। उसी तरह से आपका कुछ भी अगर यम में आ गया अंतिम में कोई भी तत्व का, वह कहलाएगा आपका धातु। धातु टोटल आपको पता है कि 90 है, और 90 में कौन कौन धातु है पहचानना मुश्किल हो रहा है, तो उन 90 में से जिसमें यम आ गया, 90 में से नहीं बोल सकते, 118 तत्व में से जिसमें यम आ गया, वह कहलाएगा आपका धातु, वह कहलाएगा आपका धातु। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।